नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। अगले आधे घंटे तक हम आपको देश विदेश की 100 खबरों से रूबरू कराएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। भारत और ब्रिटेन के बीच क्वारंटाइन रूल्स को लेकर चल रही तनातनी खत्म होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। गुरुवार को भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर ने कहा कि भारत से ब्रिटेन तक जाने वाले लोगों को 11 अक्टूबर के बाद वहां क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा। हालांकि इन लोगों को कोविशील्ड या किसी दूसरे ब्रांड से ब्रिटेन ने अप्रूव किया है, वैक्सीनेटेड होना जरूरी होगा। इससे पहले ब्रिटेन सरकार ने कहा था जो लोग भारत से ब्रिटेन आ रहे हैं उन्होंने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लिए हो, तभी उन्हें वैक्सीन ना लेने वालों की तरह 10 दिन क्वारंटाइन होना पड़ेगा और टेस्ट कराने होंगे। इस कदम की भारत में काफी आलोचना हुई थी। भारत ने भी इसके जवाब में ब्रिटेन से आने वाले लोगों के लिए 10 दिन का क्वारंटाइन और कोरोना टेस्ट जरूरी करार किया था। 24 सितंबर को भारत सरकार ने कहा था हम ब्रिटेन को उसी अंदाज में जवाब दे सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राकेश भाषण ने बताया कि दोनों देशों की सरकारें आपस में बात कर रही हैं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में गुरुवार को एक एसयूवी में आतंकियों के सवार होने की आशंका पर सीआरपीएफ जवानों की फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू करी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मोआंगहाल इलाके में मोगम ब्रिज पर सीआरपीएफ की 40वीं वाहिनी के जवानों ने नाका लगाया। रात 9:45 बजे के करीब नाके पर तैनात जवानों ने एक स्कॉर्पियो वाहन को आते देखकर रुकने पर इशारा किया। नाके पर तैनात जवानों को लगा कि एसयूवी में आतंकी हैं, तो उन्होंने गोली चला दी। इससे स्कॉर्पियो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने व्यक्ति की मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि उसकी पहचान की जा रही है। श्रीनगर के सफा कदल में गुरुवार को सीआरपीएफ कैंप के बाहर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका। इस मामले में कोई हताहत नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में पाकिस्तानी आतंकी शामिल हैं। दहशतगर्द लगातार कश्मीर की शांति भंग करने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में मुंबई की किला कोर्ट ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एनसीबी ने सुनवाई के लिए सभी आरोपियों की 11 अक्टूबर तक कस्टडी मांगी थी, लेकिन अदालत ने कस्टडी देने से इनकार कर दिया। अब आर्यन की जमानत अर्जी पर शुक्रवार सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। आज सुनवाई तकरीबन 4 घंटे चली। इस दौरान आर्यन पसीने में तरबतर दिखाई दिए। तकरीबन 3.25 घंटे एक जगह पर खड़े रहे। उस दौरान उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। आज का दिन आर्यन के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, इसलिए इस केस की सुनवाई को देखने सैकड़ों की संख्या में जूनियर और सीनियर वकील कोर्ट नंबर 8 में मौजूद थे। भीड़ इतनी थी कि वहां खड़ा हो पाना भी मुश्किल था। पैंडेमिक एक्ट लगे होने के बावजूद कोर्ट में मौजूद लोग एक दूसरे से चिपक कर खड़े नजर आए। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र के घर पर पुलिस ने नोटिस चस्पा दिया है। यह नोटिस धारा 160 के तहत चिपकाया गया है। इसमें बेटे आशीष मिश्रा को शुक्रवार सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लखीमपुर खीरी बुलाया है। यहां उसे जांच कमेटी के सामने अपना पक्ष रखना होगा। मंत्री का घर लखीमपुर के शाहपुर कोठी इलाके में है। हालांकि बेटे का घर नहीं है। बता दें कि सुबह आईजी भे लक्ष्मी ने कहा था कि आशीष कहां है, इस बारे में पता नहीं है। लखीमपुर हिंसा के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी लवकुश और आशीष पांडे को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल ने बताया कि लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में 9 सदस्यीय टीम बनाई गई है। जापान की राजधानी टोक्यो में बीती रात 10:41 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई है। तेज झटकों में करीब 32 लोग घायल हुए। जापान के मौसम विभाग ने कहा कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है। इस भूकंप का केंद्र टोक्यो के पूर्व में चीबा प्रांत में जमीन से 80 किलोमीटर नीचे मिला है। इसके अलावा कल रात म्यांमार में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। भारत में लद्दाख के लेह में भी रात 12:30 बजे के करीब 3.8 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें कम से कम 20 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इसमें एक महिला और 6 बच्चे शामिल हैं। करीब 300 लोग घायल भी हुए हैं।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 वकीलों की चिट्ठियों को नोटिस लेते हुए गुरुवार को यूपी सरकार में पूछा कि इस घटना में कितने किसान मारे गए, कितने राजनीतिक लोगों को और पत्रकारों की मौत हुई है, किन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई। यूपी सरकार को आज इन सवालों का जवाब देना है और फिर मामले की सुनवाई होगी। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मुख्य आरोपी पाए गए। अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद उनकी गिरफ्तारी का दबाव बढ़ रहा है। यूपी पुलिस ने गुरुवार शाम आशीष को घर नोटिस चिपकाकर शुक्रवार को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा। इससे पहले पुलिस ने 2 आरोपियों लवकुश और आशीष पांडे को गिरफ्तार कर लिया, वहीं 3 लोगों से पूछताछ की जा रही है। कोरोना महामारी की वीकली पॉजिटिविटी दर पिछले हफ्ते घट गई है, घटकर बता दें आपको बढ़ गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लेकर बड़ी चेतावनी दी है। बता दें कि इस महामारी को चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। अक्टूबर से दिसंबर तक यानी 3 महीने लोगों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता बताई गई है। त्योहारों और शादियों के दौरान कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि हम अभी यह न समझे कि कोविड खत्म हो चुका है। हमारे सामने कोरोना की सारी चुनौतियां हैं और हमें उस पर काम करने की जरूरत है। हमें अभी भी कोविड से जुड़ी गाइडलाइन का पालन करते रहना होगा। लव अग्रवाल ने बताया कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,000 के करीब मामले दर्ज हुए। उन्होंने कहा कि आज भी देश में हर रोज औसतन 20,000 के करीब मामले सामने आ रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार को कोविशील्ड वैक्सीन के 10 लाख डोज भेजेगा। केंद्र सरकार ने कंपनी को उसकी अनुमति दे दी है। इसके अलावा भारत बायोटेक भी वैक्सीन को 10 लाख डोज ईरान को भेजेगा। टीकों का एक्सपर्ट्स वैक्सीन के मैत्री कार्यक्रम के तहत अक्टूबर में किया जाएगा। सीरम को कोविशील्ड के 3 करोड़ टीके ब्रिटेन की एस्ट्रोजेनिका कंपनी को भेजने की अनुमति मिली है। जानकारी के मुताबिक सीरम के डायरेक्टर प्रकाश कुमार सिंह ने अगस्त में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से उसकी अनुमति मांगी थी। स्वास्थ्य मंत्री ने 20 सितंबर को कहा था कि वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत भारत बचे हुए टीके जल्द ही जरूरतमंद देशों को निर्यात करना शुरू कर देगा। वैक्सीन मैत्री 20 जनवरी 2021 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल है। इसके पहले का मकसद है कि दुनिया भर के देशों में वैक्सीन डोज एक्सपोर्ट करना और उनके साथ बेहतर संबंध स्थापित करना। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के खिलाफ हिंसा पर बवाल जारी है। इस बीच हरियाणा के अंबाला जिले के नारायणगढ़ में भी ऐसी ही घटना सामने आई है। बता दें कि काले झंडे दिखा रहे हैं किसान, भवनप्रीत को चक्कर मार दी है, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर किसान इकट्ठा होना शुरू हो गए। सुरक्षा के लिहाज से घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। किसानों का आरोप है कि भवनप्रीत की हत्या के इरादे से चक्कर मारी गई थी। सांसद नायब सैनी ने बताया कि हम एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे, इस दौरान उनकी गाड़ी पीछे रह गई और किसानों ने उन पर हमला कर दिया। भीड़ में उपद्रवियों ने मेरे ड्राइवर पर गला पकड़ लिया, मुझ पर हमला किया गया। किसानों ने कहा सांसद की गाड़ी है, भागकर पीछे से हमला करो। राजस्थान में कोयले की सप्लाई कम आने के कारण बिजली की भारी कमी हो गई है। प्रदेश में आज के हालात में रोजाना बिजली की औसत मांग 12,500 मेगावाट है, लेकिन प्रदेश में 8,500 मेगावाट बिजली उपलब्ध है। ऐसे में त्योहारी मौसम में बिजली का यह संकट और गहरा सकता है। सरकार ने मान लिया है कि बिजली की कमी के कारण पिछले 2 दिनों से राज्य भर में बिजली की कटौती की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बिजली बचाने की अपील की है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली संकट और त्योहारी मौसम को देखते हुए बिजली की मॉनिटरिंग को लेकर मोर्चा संभाल लिया है। गहलोत ने सीएम निवास पर बिजली विभाग के आला अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। इसमें बिजली के संकट का कारण पूछा गया तो अधिकारियों ने बताया कि बिजली संकट के कारण ग्रिड में बिजली की कमी आई है। भाजपा ने कैलाश विजयवर्गीय को एक बार फिर राष्ट्रीय कार्य समिति में महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। गुरुवार दोपहर तक विजयवर्गीय की अगली भूमिका लेकर जा रहे लोग कयास लगा रहे थे कि उन पर विराम लग गया है। यह भी स्पष्ट हो रहा है कि पार्टी में अब चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा। उन्हें पहले पश्चिम बंगाल चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी, आने वाले चुनाव में फिर उन्हें किसी राज्य की जिम्मेदारी दी जा सकती है।
इस बार मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री के लिए दावेदार भी कहा जा रहा था, लेकिन जीत कांग्रेस की हो गई, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों के साथ कांग्रेस में भाजपा में आए तो कमलनाथ सरकार गिर गई। अब दोबारा विजय वर्गीय को लेकर अटकलें लगने लगी है, लेकिन पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को ही मध्य प्रदेश की बागडोर सौंपी। इसके पहले लोकसभा चुनाव के दौरान जब शंकर लालवानी का नाम तय नहीं हुआ था, तब भी उनके समर्थकों को विश्वास था कि विजय वर्गीय को इंदौर से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। इंदौर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश पांडे ने कहा कि हम रिवॉल्वर और तलवार लेकर कोर्ट में आएंगे। दरअसल 5 अक्टूबर को डबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर धरने पर बैठे वकीलों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब इसके विरोध में गुरुवार को राज्य अधिवक्ता परिषद के कहने पर वकील हड़ताल पर हैं। जबलपुर की घटना पर ही दिनेश पांडे ने यह बयान दिया है। इंदौर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि यदि पुलिस कोई कदम नहीं उठाती है तो हम रिवॉल्वर और तलवार लेकर जिला कोर्ट में आएंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। ना हम कोई विवाद करना चाहते हैं, ना ही हम अपराधी बनना चाहते हैं। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन इस तरह की घटना इंदौर में होती है तो बार एसोसिएशन उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। यदि वकीलों के प्रोटेक्शन एक्ट की मांग नहीं सुनी जाती है तो हमें रिवॉल्वर के लाइसेंस दे दिए जाएं, जिससे कि हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। पीएम नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश जिला अस्पताल में 1,000 लीटर प्रति मिनट क्षमता के और 2 ऑक्सीजन प्लांट का गुरुवार को उद्घाटन किया। कार्यक्रम में भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी शामिल हुए। सांसद ने इस मामले में एक्टर शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन पर भी जमकर निशाना साधा। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मीडिया के प्रश्न के जवाब में सांसद ने कहा कि ये वो लोग हैं जो बोलते हैं कि हम भारत में सुरक्षित नहीं हैं। इन लोगों ने हमेशा पाकिस्तान की सहायता ही की है, कभी भारत की मदद नहीं की। ये लोग कमाते यहां हैं और लगाते वहां हैं। ऐसे लोगों की असलियत सामने आ रही है, सत्य सामने आ चुका है। जल्दी बाकी बचा हुआ सच भी सामने आएगा। यहां देशभक्तों की आवश्यकता है, वहां पर रहेंगे और वहां ही पनपेंगे। रायपुर के कचना इलाके में बनी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बुधवार को 19 साल की एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। कॉलोनी की 5 मंजिला इमारत से लड़की कूदी है। अब गुरुवार को इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फुटेज में लड़की जमीन के बल पर गिरती हुई नजर आ रही है। आसपास के मौजूद युवक भागकर उसकी तरफ आए और अस्पताल ले गए। युवती को अंबेडकर अस्पताल में ले जाया गया, मगर वहां पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। खमाड़ी थाना पुलिस ने बताया कि जान देने वाली युवती का नाम रेशमा बानो है। वो इस इलाके में ही रहने वाले अरबाज नाम के एक युवक से प्यार करती थी। जांच से पता चला युवती का अरबाज से मिलना घर वालों के ओर रास नहीं आ रहा था। वो अक्सर उससे बात करने से रोकते थे। घटना से कुछ दिन पहले ही अरबाज से भी युवती का विवाद होने के चलते बात सामने आई। माना जा रहा है किसी के चलते युवती डिप्रेशन में थी। बुधवार शाम देर से युवती छत पर ही थी। जब युवती नीचे गिरी तब भी घर वालों को भनक नहीं हुई। युवती को अस्पताल ले जा रहे युवकों ने घर पर खबर दी। जबलपुर से 50 किलोमीटर दूर गोसलपुर के कजई गांव में दिल दहला देने वाली घटना है। घरेलू कलह में 35 वर्षीय युवक ने अपने छोटे भाई की पत्नी का गला घोंट दिया, फिर बीच बचाव करने पाई पत्नी को अभी चाकू से गला काट दिया, जिसके बाद सुसाइड नोट लेकर खुद भी फंदे से झूल गया। गोसल पुलिस ने मामला की जांच करी है। उसकी पत्नी अभी अस्पताल में है। पुलिस के मुताबिक गुरुवार को कंजई गांव में रहने वाले विनय पटेल ने घटना की सूचना डायल 100 और थाने पर दी। टीआई संजय भलावी सहित थाने का बल पहुंचा तो गांव के महेंद्र पटेल के घर में खूनी मंजर की जानकारी गांव वालों को हुई। घटना दोपहर करीब 1 बजे की है। यहां का मंजर देख पुलिस भी चौंक गई। एक कमरे में महेंद्र पटेल छत के हुक में रस्सी के फंदे से लटका हुआ था। दूसरे कमरे में उसकी पत्नी नंदिता पटेल लहूलुहान हालत में पड़ी हुई थी। लखीमपुर हिंसा मामले का आरोपी और केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्र अभी तक क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं हुआ। उसे आज सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच पूछताछ के लिए समन किया था, जिसके लिए गुरुवार को मंत्री के घर पर नोटिस भी चिपका दिया था। सूत्रों का कहना है कि आशीष अपने दोस्त अंकित दास के साथ नेपाल फरार हो चुका है। अंकित दास पूर्व कांग्रेसी नेता अखिलेश दास का भतीजा है।
पुलिस दोनों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस की जांच में पहली लोकेशन नेपाल की थी, जबकि आज सुबह ही लोकेशन उत्तराखंड के बांसपुरा की बताई जा रही है। लखीमपुर खीरी पुलिस ने नेपाल और उत्तराखंड पुलिस दोनों से संपर्क किया। इस मंत्री के एक रिश्तेदार अभिजात मिश्रा ने दावा किया है कि आशीष मिश्रा जांच में पूरा सहयोग करेंगे। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बेल मिलेगी या फिर नहीं, उन्हें 14 दिनों तक जेल में ही रहना पड़ेगा। आज इसका फैसला हो सकता है। क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में फंसे आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा की जमानत याचिका पर कुछ देर में किला कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने कोर्ट में 2 जमानत अर्जी दी हुई है। 2 में से एक अंतिम जमानत याचिका है ताकि आर्यन को तत्काल जमानत मिले और दूसरी रेगुलर बेल की, यानी कि जब तक इस केस में जांच हो तब तक वे जमानत पर ही रहें। उधर एनडीपीसी एक्ट के तहत एनसीबी पहले ही रेगुलर बेल का विरोध कर चुकी है। इससे पहले अदालत ने 4 घंटे चली सुनवाई के बाद गुरुवार को आर्यन समेत सभी 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश सुनाया। इस मामले की सुनवाई से पहले सभी आरोपियों का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया गया और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। उधर ताइवान मामले को लेकर दोनों देश आक्रामक रूप से आमने सामने आ चुके हैं। इस बीच दक्षिण चीन सागर पर अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी पर हमला हुआ है। हालांकि यह हमला किस चीज से किया गया है, किसने किया है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि पनडुब्बी की टक्कर किसी अज्ञात चीज से हुई थी। इस हमले में किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है और पनडुब्बी भी ऑपरेशन स्थिति में बनी हुई है। यूएस पैसिफिक फ्लैट की ओर से बयान जारी हुआ है। यूएसए कनेक्शन नाम की सी वॉल्फ क्लास परमाणु पनडुब्बी पर हमला 5 दिन पहले हुआ था, लेकिन संचालन सुरक्षा बनाए रखने के लिए इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी। बयान में यह भी कहा गया कि हमले का असल ऑब्जेक्ट क्या था और किस चीज से टकराई हुई थी, यह भी साफ नहीं हुआ। इसकी जांच की जा रही है। मुंबई में जारी क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई की टीम ने मुंबई पोर्ट में छापा मारा है। यहां एक कंटेनर से 25 किलो हेरोइन बरामद हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 125 करोड़ बताई जा रही है। इस मामले में अभी तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा चुका है। डीआरआई की मुंबई यूनिट ने एक पोर्ट पर छापेमारी के बाद नवी मुंबई के 62 साल के कारोबारी जयेश सांघवी को गिरफ्तार किया। सांघवी पर आरोप है कि वे ईरान से मूंगफली के तेल की एक खेप में हेरोइन को छिपाकर मुंबई लाए थे। डीआरआई के अधिकारी ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर नवी मुंबई के न्यावाशेन में ईरान से आए कंटेनर को पकड़ा गया, जिसकी तलाशी में हेरोइन बरामद हुई। डीआरआई के अधिकारी ने बताया कि कंटेनर वैभव एंटरप्राइजेस के संदीप ठक्कर ने इंपोर्ट किया, जिसका मस्जिद बंदस में ऑफिस है। डीआरआई की टीम ने उनसे भी पूछताछ की। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत से सटी सीमाओं पर उसके सैनिक अक्सर भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। इससे बार बार सीमा पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ताजा मामला वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अरुणाचल प्रदेश सेक्टर का है, जहां रक्षा सूत्रों के मुताबिक पिछले सप्ताह अरुणाचल सेक्टर पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच फिर से तनातनी बढ़ी। पेट्रोलिंग के दौरान चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की, जिससे घंटों तनाव की स्थिति रही। अरुणाचल सेक्टर में औपचारिक रूप से दोनों देशों की सीमाओं को सीमांतरित किया गया, इसलिए एलएसी को लेकर दोनों देशों की सेनाओं की अपनी अपनी धारणाएं हैं। लेकिन पिछले पेट्रोलिंग के दौरान चीनी सैनिक भारत की सीमा के लिए बेहद करीब आ गए हैं, जिससे तनाव बढ़ गया। जिसके बाद दोनों देशों के लोकल कमांडो ने मोर्चा संभाला और आपसी बातचीत के बाद मौजूदा प्रोटोकॉल के तहत सेनाएं पीछे हट गईं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इस तनातनी में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। तो फिलहाल 100 खबरों के इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहें के न्यूज नेशनल के साथ।